हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 9 ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3 किया था, जिसमें इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 में वेरियस इनकम एंड एक्सपेंसेस को अकाउंट्स के थ्रू कैसे इनकम एक्सपेंडिचर एंड रेसिप्ट एंड पेमेंट में क्या अमाउंट जाएगा वो देखा था। एंड देन इलस्ट्रेशन 2 का प्लस माइनस के तरीके से भी देखा था कि क्या ऐड करना और क्या माइनस करना है कैश पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस तक पहुंचने के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन 2, एक इनकम दैट इज सब्सक्रिप्शन इनकम के लिए हम देखेंगे कि क्या ऐड करना होगा, क्या माइनस करना होगा कैश रिसीव्ड से इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जो कैश रिसीव्ड है उसमें ऐड करना है हमें आइटम रिलेटेड टू, आइटम हैपेंड, आइटम रिलेटेड टू करंट ईयर एंड लेस करना है आइटम रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर ऑब्लिक नेक्स्ट ईयर। मतलब कोई भी इनकम है जो इस साल से रिलेटेड है, जिस ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम है उन्हें हम कैश रिसीव्ड में ऐड कर देंगे। एंड द इनकम विच आर नॉट रिलेटेड टू, नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करंट ईयर विल बी डिडक्टेड। ओके, इलस्ट्रेशन 2 से देखते हैं। ये फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या मान के चल रहे हैं कि द ईयर फॉर विच वी आर डूइंग अकाउंटिंग इज 2020। देन कैश रिसीव्ड हम सबसे पहले नोट करेंगे, देन उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020। 2020 में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखेगा या जो इनकम आउटस्टैंडिंग दिखेगा, मतलब दैट इनकम वाज रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड। 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 क्या है, इनकम ड्यू इन 2020 बट नॉट रिसीव्ड, मतलब ये इनकम 2020 की है तो 2020 की इनकम में शो होनी चाहिए, इसलिए ये करेंगे ऐड। नेक्स्ट, प्रीपेड ऑफ 2019, मतलब लास्ट ईयर की प्रीपेड। सेकेंड देखिए, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर 2019 की प्रीपेड, मतलब प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर विल बी इनकम ऑफ करंट ईयर। क्यों? 2019 में वो प्रीपेड थी, मतलब हमने 2020 के लिए 2019 में पेमेंट कर दी। इट इज प्रीपेड इन 2019 मीन्स दिस इनकम बिलोंग्स टू, दिस इनकम इज रिलेटेड टू 2020। So prepaid of last year because it is related to current year. Last year prepaid थी, मतलब इस साल से रिलेटेड है, इस साल की इनकम है वो। So prepaid of last year will be added because it is related to current year. It belonged to current year. For last year it was prepaid, but for this year it is current year income. So it will also be added. थर्ड है outstanding of 2019, मतलब वो 2019 में आउटस्टैंडिंग थी, हमें रिसीव नहीं हुई थी, तो किस ईयर रिसीव हुई होगी, इस ईयर। मतलब इनकम ड्यू इन लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। अब लास्ट ईयर की इनकम इस साल रिसीव हुई है तो उसे हमें जब करंट ईयर की केवल डील करनी है, इनकम लिखनी है, तो उसे माइनस करनी पड़ेगी बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर, इट बिलोंग टू पास्ट ईयर जिसको हमने इस साल में पेमेंट की है। इन द सेम वे इनकम ड्यू इन फोर्थ नंबर प्रीपेड ऑफ 2020 मीन्स 2020 में जो इनकम रिसीव होनी चाहिए दैट वी हैव रिसीव्ड इन 2021 में जो इनकम रिसीव होनी चाहिए थी दैट वी हैव रिसीव्ड इन 2020। मतलब इनकम ड्यू इन नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। सो वी विल, ये प्रीपेड या इसको लिख लीजिए एडवांस ऑफ 2019, यहाँ पे भी एडवांस क्योंकि इनकम है तो दैट विल बी एडवांस।
नाउ प्रीपेड ऑफ 2020 मतलब 2020 में हमने 2021 के लिए पेमेंट कर दिया है, मतलब दिस डू नॉट बिलोंग टू करंट ईयर, सो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। नाउ इलस्ट्रेशन 2 के थ्रू दिखते हैं। इनकम रिसीव्ड कैश में 42,000, जिसमें से 2015 की आउटस्टैंडिंग है, 2015 की रिसीव हुई है, मतलब लास्ट ईयर की रिसीव हुई है, ये 2019 को कर दीजिए 2015 की जो रिसीव हुई है उसे माइनस करेंगे, एंड जो 600 2017 को बिलोंग करती है उसको भी करेंगे माइनस, एंड 3000 स्टिल टू बी रिसीव्ड, ये है 2016 की मतलब करंट ईयर की स्टिल टू बी रिसीव्ड, सो इसको करेंगे ऐड, ये आप नोट कर लीजिए। देन 42,800, तो मैंने प्लस माइनस करके भी कैलकुलेशन करना और अकाउंट्स बना के भी कैलकुलेशन करना आपको बता दिया है। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने देखा इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है, रेसिप्ट एंड पेमेंट भी हमने बनाया। देन इनकम एक्सपेंडिचर वी विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के इलस्ट्रेशन एक साथ देखने, तो उससे पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट हम देखते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। राइट हैंड साइड असेट, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, ऑल द असेट, कौन कौन सी असेट, फिक्स्ड असेट, करंट असेट, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम। यहाँ पे बस कैपिटल की बजाय क्या आ जाता है, कैपिटल फंड। इसमें ऐड करते हैं सरप्लस एंड लेस करते हैं क्या, डेफिसिट। अब ये कैपिटल फंड क्या होता है, देखिए जो ओनर होता है, कोई क्लब्स या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक ओनर नहीं होता, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसीलिए इसे कैपिटल ना बोल के कैपिटल फंड बोला जाता है। और अगर मेंबर ना कंट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह से कैपिटल मिली है तो उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड, क्योंकि वो मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन है, बट दैट इज नॉट लायबिलिटी, हमें रीपे नहीं करनी, इसलिए उसे फंड बोलते हैं। एंड देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, लोन, करंट लायबिलिटीज, ये सब ठीक है। नाउ बैलेंस शीट के लिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज एंड of an accounting unit at a given date. It is generally prepared at the end of accounting period. नॉर्मल जैसे सभी बैलेंस शीट बनती है उसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे कैपिटल फंड के बारे में कुछ स्पेशल लिखा हुआ है, दैट वी कैन रीड। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस excess of total asset over outside liability is known as capital fund. The capital fund represents the amount contributed by members, legacies, special donations, entrance fee, accumulated surplus over the years. If, however, member have not contributed any amount, the name should be accumulated fund, क्योंकि outsider ने contribute किया है but we don't have to repay, इसलिए उसे fund का ही नाम दिया जाता है। The surplus or deficit, if any, on the year working as disclosed by income is shown either as addition or as deduction, depend on whether it is surplus or it is deficit. Now accounting treatment of special items, तो ऐसा कोई different accounting treatment नहीं है, ये we can read at last after solving all the questions, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Now we are going to solve illustration 4. यहाँ पे क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन 4 में, इलस्ट्रेशन 4 नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में जैसे बनता है सब कुछ वैसे ही यहाँ पे भी बनेगा। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आप एक तरीके से ट्रायल बैलेंस जैसा मान लीजिए, मतलब रेसिप्ट एंड पेमेंट के जो भी आइटम है वो वंस या तो इन इनकम एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या, बैलेंस शीट तो एक ही बनती है। तो जब हम एनपीओज का बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कैपिटल फंड कहीं भी हमें पता नहीं चलता है, तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें पता चलता है
क्या पता चलता है हमें कि ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है, और उसके बेसिस पे फिर हम कैपिटल बनाते हैं, कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। टू नो अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड ड्यूरिंग द ओपनिंग पीरियड वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट कौन कौन से बनते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम लिखा है वो वंस, यहाँ पे इन तीनों में से कहीं भी वंस, एंड एडजस्टमेंट ट्वाइस। सेम फॉर्मूला अप्लाई होते हैं जो कि हमने फाइनल अकाउंट्स में देखा था। तो हमने फाइनल अकाउंट्स में ये सीखा है कि सबसे पहले क्या करना है, एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं और देख लेना है किस किस आइटम में एडजस्टमेंट है। अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार पहले हम ओवरव्यू ले लेते कि क्या क्या आइटम है। कैश, बैंक डिपॉजिट, करंट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन, ये हमारी रेसिप्ट हो गई। देन रेसिप्ट फ्रॉम टीज, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, सेल ऑफ इक्विपमेंट यानी सेल ऑफ असेट भी है, नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए मतलब रेवेन्यू इन नेचर। देन ग्राउंड्समैन फी, मूविंग मशीन, ये एक मशीन परचेज हुई है। देन रेंट ऑफ ग्राउंड, कॉस्ट ऑफ टीज, पेयर्स, प्रिंटिंग, रिपेयर्स भी हुए इक्विपमेंट के। ये कैपिटल आइटम्स हैं इसलिए हम इनको हाईलाइट कर ले रहे हैं ताकि कोई एडजस्टमेंट हो उससे रिलेटेड, एप्रिसिएशन एंड ऑल, तो वी कैन डू दैट। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, बैलेंस और ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स ऑफ 2015, ये हम रेसिप्ट एंड पेमेंट देख रहे हैं 2016 का, एंड ऑनरेरियम है 2015 का, मतलब ये लास्ट ईयर का है। दिस मस्ट बी एडजस्टेड। बैलेंस, देन बैलेंसेज है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है कहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट तैयार करेंगे, उसके बाद कुछ भी और करेंगे। तो वर्किंग नोट बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले वर्किंग नोट क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू 150, ये फर्स्ट कॉलम में 2015, सेकेंड में 2016 से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, रेसिप्ट साइड में होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ये राइट लगा दीजिए, ये आइटम हो जाता है 2600। इसमें ये रिसीव हुआ है लेकिन लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था, 150, तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015, क्योंकि ये 2600 में वो इंक्लूडेड है जो लास्ट ईयर के लिए हमें इस ईयर मिला। लास्ट ईयर में ड्यू था बट रिसीव नहीं हुआ था, मतलब वो इस ईयर के रेसिप्ट में इंक्लूडेड होगा। और एड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016, क्योंकि ये हमें मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। दिस बिलोंग्स टू करेंट ईयर, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन रेसिप्ट बट एक्चुअली दिस इज बिलोंग टू करेंट ईयर, तो उसको कर देंगे हम एड 2550, ये हो गया सब्सक्रिप्शन। अब ये आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015 ओपनिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एंड सब्सक्रिप्शन जो है वो कैलकुलेट हुआ वो जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 2, क्या कहते हैं, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एटसेट्रा, मतलब ये एक पेमेंट है, पेमेंट साइड में होगा अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड कितना है, 280। नाउ ड्यू फॉर 2015 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015, हमने कब पेमेंट की होगी, 2015 में 100 देने थे बट नहीं दिए, मतलब इस साल के पेमेंट में दैट मस्ट बी इंक्लूडेड, उसको लेस करेंगे और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016, क्योंकि ये पेमेंट करना था पर हमने नहीं किया, सो इट मस्ट बी एडेड। एंड नाउ प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस विल बी 280 माइनस 100 प्लस 80, दैट इज 260। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ 215 जाएगा ओपनिंग में, ये क्लोजिंग में, एंड जो रियल एक्सपेंसेस है वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में।
देखिए हमने इस साल पेमेंट कितने की 280 का, उसमें से 100 रुपीज पेमेंट किया लास्ट ईयर के लिए, तो दैट विल बी डिडक्टेड, एंड 80 रुपीज इस ईयर का था बट वी हैव नॉट येट पेड, तो दैट विल बी एडेड. नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स. मतलब हमने रिपेयर के लिए पेमेंट की बट वो प्रेजेंट चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुए. 2015 में 300. अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग करंट अकाउंट, इसमें 3 एडजस्टमेंट हो गए. सबसे पहले ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है? ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस इज 600. इसमें क्या बोल रहा है? हमने 300 के चेक्स प्रेजेंट किए थे लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ. वी हैव पेड 300 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मतलब ये ओपनिंग करंट अकाउंट में जो 600 दिख रहा है वो गलत दिख रहा है. इसमें से लेस करेंगे 300 ऑफ पेमेंट जो कि नहीं शो हो रहे हैं, तो बैलेंस बचेगा. ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस बचेगा कितना? 300 केवल, क्योंकि हमें पेमेंट करनी थी 300 जो कि प्रेजेंट नहीं हुए. तो बैलेंस जो 600 दिख रहा है वो उसमें 300 का पेमेंट इंक्लूडेड नहीं है, तो वी विल डिडक्ट दैट पेमेंट. बी नंबर एडजस्टमेंट इन द सेम मैनर. क्लोजिंग करंट अकाउंट बैलेंस शो हो रहा है 150 पॉजिटिव बैलेंस, लेकिन इसमें से 260 के चेक अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, तो लेस करेंगे 260 का पेमेंट जो कि अभी इसमें से लेस नहीं हुआ है. तो 110 माइनस में नेगेटिव बैलेंस ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होगा. आप समझ रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 150, लेकिन क्या हुआ है 260 का एक चेक था जो कि अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है. मतलब अमाउंट बैलेंस जो शो हो रहा है उसमें चेक का पेमेंट शो नहीं हो रहा है. दैट मस्ट बी शोन, तो उसको माइनस करके जो रियल बैलेंस आएगा वो नेगेटिव में आ रहा है. नाउ सी नंबर, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस. सॉरी, कौन सा एक्सपेंसेस है ये? चेक्स फॉर पेमेंट ऑफ रिपेयर. तो हमारे रिपेयर एक्सपेंसेस क्या दिखा रहे हैं? रिपेयर टू इक्विपमेंट. रिपेयर हमने दिखा रहे हैं रिपेयर पेड 500 की पेमेंट रिपेयर में शो हो रही है, जिसमें से जो पेमेंट हमने 300 का लास्ट ईयर में किया होगा वो कौन से ईयर में शो हो रहा होगा? अभी इस ईयर में. तो लेस 300, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर का, तो जो इस साल के चेक से पेमेंट हुआ होगा. और ऐड करेंगे 260 रुपीज का पेमेंट. क्यों ये ऐड करेंगे? क्योंकि अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब हमने पेमेंट साइड में ऐड नहीं किया है. बट दिस इज पार्ट ऑफ करंट ईयर पेमेंट, सो दैट विल बी एडेड एंड रिपेयर एक्सपेंसेस विल बी 460. दैट विल गो टू बैलेंस शीट. आप समझ रहे हैं? मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ. देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस दिख रहा है करंट अकाउंट का 600, जिसमें से लास्ट ईयर के 300 के चेक्स अभी तक माइनस नहीं हुए. इन द सेम मैनर क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 150 का, जिसमें से 260 का इस साल का चेक माइनस नहीं हुआ है, तो उसे माइनस करेंगे. अब रिपेयर एक्सपेंसेस की पेमेंट दिखा रही है 500, लेकिन इसमें जो 300 का लास्ट ईयर का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ था, इस साल प्रेजेंट हुआ होगा और इस साल का वो पेमेंट इंक्लूडेड होगा, इसलिए उसको डिडक्ट करेंगे. और करंट ईयर का 260 का पेमेंट जो कि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है वो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ होगा, तो उसे ऐड करेंगे. और इस तरीके से एक्चुअल रिपेयर के एक्सपेंसेस हमें पता चलते हैं. नाउ नेक्स्ट 4th नंबर एडजस्टमेंट होगा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट. देखिए ओपनिंग एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी बता रही है? 800 मशीनरी की वैल्यू थी, प्लस हमें पता है मूविंग मशीन हमने परचेज भी की है. कितने की परचेज की मूविंग मशीन? 1500. तो ये टोटल हमारे पास मशीन कितनी की हो गई ईयर एंड पे? 2300. लेकिन हमने देखा था सेल ऑफ इक्विपमेंट भी है, तो सेल करेंगे वो तो कम हो जाएगी, तो माइनस कर दी हमने सेल. तो 2300 माइनस 80 इज इक्वल टू 2210.
20 इतने की हमारे पास क्लोजिंग में असेट बचती है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 31 मार्च 2016 को क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द असेट है, टोटल बैलेंस ये हमारा था 2020, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू ऑफ असेट बता रहे हैं 1750। सो यहाँ पे देखिए कि 800 ओपनिंग था, जिसमें 1500 और परचेज किए तो हमारे पास 2300 हो गए, बट हमने सेल कर दी 80 की तो बची 2020। लेकिन हमारे एडजस्टमेंट में क्या बता रहे हैं, WDV एक्चुअल में 1750 की है, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो कहाँ गया, 470 का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ गया, तो वो हो गया डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस बचना था WDV उससे कम है, मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। जो भी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल करेंगे और उसके बाद जो भी क्लोजिंग वैल्यू बच रही है दैट डिफरेंस मस्ट बी डेप्रिसिएशन, क्योंकि और तो कहीं एसेट गई नहीं है, फिर भी वैल्यू कम हो रही, तो किस कारण से कम हो रही है, आउट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक। अब एक इंटरेस्ट का अमाउंट है जो कि पासबुक में एंटर नहीं किए, इंटरेस्ट हमारा जो पासबुक में बैलेंस है उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया 20, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाएगा, और ये हमारी इनकम है जो कि हमें मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली, तो वो हमारी हो जाएगी असेट। 6 नंबर एडजस्टमेंट है, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग है, हमको बोनस पेमेंट करना था वो आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जाएगा ही, और साथ में एक एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो दैट विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ यस लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ टोटल ऑफ ₹200। 7 नंबर एडजस्टमेंट, देखिए सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर्स था 2015 का, क्या था अमाउंट 400, ये 2015 का है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में क्योंकि 2015 का इस ईयर पे पे हुआ है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे कितना जाएगा, 400 प्लस 200 दैट इज 600, दैट इज स्टिल नॉट पेड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जाएगा ही, साथ में कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रूप में, मतलब जो लास्ट ईयर का इस साल पे किया दैट विल बी आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, एंड इस साल जो अभी तक पे नहीं किया वो होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर, और वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होंगे। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडजस्टमेंट्स वी हैव डन एंड रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन, हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक आइटम नोट करते जाते हैं, बिलोंग टू वॉट एवर अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहले कैश इन हैंड, जो ओपनिंग दिया हुआ है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड क्लोजिंग वैल्यूज इन क्लोजिंग बैलेंस शीट्स। कैश इन हैंड, लायबिलिटी अमाउंट, assets amount, liability amount, assets amount, and then हम उनको एक अलग ग्रीन कलर से मार्क भी करते जाएंगे कि हमारा क्या क्या आइटम कंप्लीट हो चुका है, सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो कि कोई आइटम रिमेनिंग है या नहीं। वी आर टेकिंग ग्रीन कलर टू मार्क वॉट एवर आइटम वी हैव डन। सबसे पहले कैश इन हैंड ओपनिंग, कैश इन हैंड ₹100। Then next balance as per passbook, deposit account 2230, current account 600। Then हमको यहाँ पे दिखा रहे हैं बैंक इंटरेस्ट ₹30, एंड हमें पता है बैंक इंटरेस्ट इज अवर रेसिप्ट, अवर इनकम, सो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अवर इनकम। लेकिन साथ में हमने देखा कि बैलेंस शीट में ड्यू भी बताया गया है, एडजस्टमेंट में ड्यू बताया कितना, ₹220। तो जब हम बैंक इंटरेस्ट देखेंगे, बैंक इंटरेस्ट इनकम साइड में लिखेंगे 30 प्लस जो ड्यू था ₹20 वो, तो टोटल हो गया ₹50 की इनकम। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं असेट साइड में बैंक इंटरेस्ट
ड्यू 20 बिकॉज दिस इज अवर असेट। देन डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, हमने डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कैलकुलेट किया था एंड हमें पता चला था दैट इज अवर सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन इनकम एज पर अवर एडजस्टमेंट्स। कितना आया था? दैट वाज फर्स्ट एडजस्टमेंट 2550 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ 15 इज 150 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ 16 इज 100, जो कि हमें बैलेंस शीट में लिखना है। सो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन 2550 एंड सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी असेट है। आउटस्टैंडिंग इनकम इज अवर असेट, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150 एंड क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 100। नेक्स्ट आइटम रेसिप्ट फ्रॉम टीज। रेसिप्ट फ्रॉम टीज कितना है? रेसिप्ट फ्रॉम टीज ₹300 लेस एक्सपेंसेस। इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस भी हुए हैं। जब कॉस्ट एंड इनकम दोनों हो तो वो एडजस्ट करके एक जगह वी कैन शो। तो कॉस्ट ऑफ टीज दिया है 250, तो रियल प्रॉफिट हुआ टीज से ओनली 50 रुपीज। यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि रेसिप्ट साइड में टोटल इनकम का अमाउंट लिखे 300 और एक्सपेंस साइड में 250 जो पेमेंट किया है। बट बेटर कि इस तरीके से कुछ भी आइटम है तो हम इस तरीके से एडजस्ट करके नेट इनकम को इनकम साइड में शो करें। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, हमें फेयर्स से इनकम हुई है। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, फेयर्स से हमें इनकम हुई है ₹100। देन नेक्स्ट नेट सेल ऑफ इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट का सेल हुआ है 80 रुपीज, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या थी कुछ भी नहीं माने दिया है, तो हम प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं मानेंगे, बल्कि इक्विपमेंट जो कुछ भी दिया हुआ है वो ही प्राइस पे सेल किया है एंड 0 प्रॉफिट 0 लॉस मानेंगे। बट हमने डेप्रिसिएशन इस पे इक्विपमेंट पे कैलकुलेट किया था। डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 470 दैट विल नोट। एंड ओपनिंग इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू दी हुई थी 800, तो दैट विल नोट इक्विपमेंट 800 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑल्सो इक्विपमेंट की वैल्यू दी हुई है 1750 एंड बैलेंसिंग फिगर जो डेप्रिसिएशन आया था वी हैव नोटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, तो नेक्स्ट हमारी इनकम है वैरायटी एंटरटेनमेंट से 780। नाउ नेक्स्ट ये हो गया डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट के लिए डोनेशन है, तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कैपिटल है या फिर रेवेन्यू नेचर की, तो हम इसको क्या मानेंगे? कैपिटल नेचर का डोनेशन है। एंड कोई भी इनकम जो हम यहाँ पे इनकम साइड में नहीं लिख रहे हैं, कोई डोनेशन या कोई भी ऐसी रेसिप्ट है जो कि हम इनकम साइड में नहीं लिख रहे हैं, कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं, तो वो हमेशा लायबिलिटी साइड में आएगी। कैपिटलाइज्ड इनकम या फिर जिसको बोलते हैं रेसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर विल बी शोन एज फंड ऑन लायबिलिटी साइड। अब इसका लॉजिक क्या है? इसको लायबिलिटी साइड क्यों? ये तो लायबिलिटी नहीं है। देखिए जैसे हमारी जो भी इनकम होती है वो हम कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में। इन द सेम वे जो भी सरप्लस होता है वो भी हम कैपिटल में ऐड करते हैं इन द सेम वे। अगर कोई इनकम एक्सपेंडिचर के थ्रू ना के डायरेक्टली अगर आ रही है बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल इनकम, तो उसे हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डोनेशन फंड 1000, क्योंकि डोनेशन के कारण हमारी इनकम हुई है इसलिए वो डोनेशन फंड। जो भी ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं उसको हम फंड के रूप में लिखते हैं, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। ओके, ये हो गया रेसिप्ट साइड हमारा कंप्लीट। नाउ पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सबसे पहले हम अपने सारे बैलेंसेस लिख देते हैं। तो कैश बैलेंस तो बता नहीं रहे, डिपॉजिट बता रहे हैं। डिपॉजिट 3090, कैश इन हैंड 250 एंड देन करंट अकाउंट का बैलेंस 150। लेकिन फिर हमने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया था
तो आया था ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस आया था, ओवरड्राफ्ट आया था 110 का। जी एडजस्टमेंट में वी कैन सी -110 मतलब नेगेटिव बैलेंस, दैट इज ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक में हमारे पास जितना बैलेंस है हमने उससे ज्यादा विथड्रॉ कर लिया। सो इट इज नेगेटिव बैलेंस एंड विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड एज ओवरड्राफ्ट। ये बैलेंसेस पूरे हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स, ये हमारा पेमेंट है जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑन लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम लास्ट ईयर का 400 और इस साल आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम कितना है 600। और इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड कितना जाएगा 600 because 600 is belonging to secretary and treasurer, belonging to current year. Now next repairs to equipment, रिपेयर का हमारा एक्सपेंसेस आया था 460 और जो चेक्स वाले एडजस्टमेंट है वो हमने बैंक बैलेंस में करे थे, दैट वी हैव डन इन बैलेंस शीट। नाउ नेक्स्ट आइटम इज कॉस्ट ऑफ फेयर्स। फेयर्स पे कितनी कॉस्ट हमारी एक्सपेंस हुई है 400। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हमने एडजस्टमेंट में क्या किया था, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर के लिए आया था 260 एंड ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग दैट इज अवर लायबिलिटी 100 एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दैट इज अवर लायबिलिटी। जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वी हैव नॉट पेड इज अवर लायबिलिटी। सो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 100 ऑफ लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर 80 और इनकम एक्सपेंडिचर में 260। कॉस्ट ऑफ टीज वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड, फेयर्स एडजस्टेड, रेंट ऑफ ग्राउंड, रेंट ऑफ ग्राउंड 250, मूविंग मशीन वी हैव एडजस्टेड। नाउ नेक्स्ट ग्राउंड्समैन फी 750 प्लस बोनस आउटस्टैंडिंग, हमने एडजस्टमेंट में देखा बोनस आउटस्टैंडिंग है 300, तो टोटल ग्राउंड्समैन की फीस कितनी हो गई 1050। नाउ जो बोनस आउटस्टैंडिंग है दैट इज अवर लायबिलिटी, सो आउटस्टैंडिंग बोनस 300 will be our outstanding liability of current year. Now subscription due का एडजस्टमेंट हो गया, प्रिंटिंग का एडजस्टमेंट हो गया, चेक्स एडजस्टेड, मशीनरी एडजस्टेड, interest not yet entered in passbook adjusted, bonus to groundsman outstanding and honorarium, all the things are adjusted and receipt and payment account से भी सब कुछ हो चुका है, मतलब we have done all the adjustment. Now it's turn to calculate profit and loss, सॉरी डेफिसिट एंड सरप्लस। इनकम एक्सपेंडिचर में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस, नॉट रन फॉर प्रॉफिट और लॉस, दिस इज जस्ट टू डू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सो अकॉर्डिंगली हम बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस देखते हैं कितना है 800 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 20 30 2230 प्लस 600। ये करंट अकाउंट का बैलेंस हमें 300 लिखना है ना कि 600, क्योंकि हमने करंट अकाउंट में देखा था क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमने ABC करके देखा था कि जो चेक हमने ऑलरेडी पे कर दिया है पर प्रेजेंट नहीं किया है वो बैलेंस जुड़ के शो हो रहा है। सो करंट अकाउंट में 300 से हमें कम शो करना है एंड वी हैव डिडक्टेड 300। सो करंट अकाउंट बैलेंस मस्ट बी शोन एज 300 एंड नॉट एज 600। देन टोटल विल बी 3580। इसमें से ये 500 माइनस करते हैं तो हमें ओपनिंग कैपिटल फंड पता चल जाएगा 3080। ये हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल फंड 3080 प्लस यहाँ पे करेंगे सरप्लस, तो अवर क्लोजिंग कैपिटल फंड विल बी फाइंड आउट। लेकिन उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली करना पड़ेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली करते 2250 प्लस 50 प्लस 780 प्लस 50
प्लस 100 सॉरी ये 2250 नहीं है 2550 है, ये बाय मिस्टेक 2250 रिटर्न। सब्सक्रिप्शन में देखते हैं हम 2550, तो हम 2550 प्लस करेंगे, 2550 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 780 दैट इज 3530। ये बुक से 100 ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स यहाँ इनकम साइड में लिखा हुआ है, एंड जो फेयर का एक्सपेंसेस है 400 उसमें से एडजस्ट नहीं किया, उसकी बजाय हम यहाँ से भी 100 माइनस करके यहाँ पे 300 शो कर सकते थे, पर ये भी इस तरीके से किया है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, जस्ट अ डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। नाउ हम एक्सपेंसेस साइड का टोटल करते हैं। 600 प्लस 460 प्लस 400 प्लस 260 प्लस 250 प्लस 1050 प्लस 470 दैट इज टोटल ऑफ एक्सपेंसेस साइड। प्लस 260 दैट इज 3490। 3490 is our total of expenditure side minus 3530 डिफरेंस इज ₹40। मतलब ये हमारा हो गया सरप्लस। हमारा सरप्लस कितना आया? ₹40। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन हमेशा खुद से करेंगे, यही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा और आगे क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कोई फिगर रॉन्ग हो जाता है तो एक बार फिर से एडजस्टमेंट से आपने सही लिखा है या नहीं, ये चीज हम बहुत जरूरी है कि क्रॉस चेक कर लें। तो नाउ दिस इज सरप्लस अमाउंट। सरप्लस कहाँ चले जाता है? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। दिस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। ऐड करेंगे सरप्लस 3080 प्लस 40 इज 3120। नाउ वी विल डू टोटल 3120 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 600 प्लस 110 प्लस 105210 1750 प्लस 3090 प्लस 250 प्लस 12510। ऑलवेज ये बैलेंस शीट मैच हो रही है क्योंकि हम एक सिस्टमैटिक वे फॉलो कर रहे हैं। वो सिस्टमैटिक वे क्या है? सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, कौन से पीरियड की अकाउंटिंग है वो चेक करते हैं, एंड देन व्हाट डू वी डू? एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एक एक एडजस्टमेंट को हमारे स्टेप क्या है? वर्किंग नोट में एक एक एडजस्टमेंट को लिख लेना कि कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या अमाउंट होगा। देन वी मेक द फॉर्मेट ऑफ P&L या फिर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, जो भी हमें प्रिपेयर करना है उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं और एक एक आइटम हम उस तरीके से पोस्ट करते जाते हैं, और उसके साथ ही जो एडजस्टमेंट हमने वर्किंग नोट में की है उसको भी रिलेट करते हुए कंप्लीटली पोस्टिंग करते हैं और लास्ट में टोटल करते हैं। इस तरीके से अगर आप P&L बैलेंस शीट या फिर इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो यकीन कीजिए कि कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और बहुत अच्छे से सही बैलेंस शीट आपकी टैली होगी। आपने जो एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं फाइनल अकाउंट्स में भी और यहाँ पे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, उसको बहुत अच्छे से समझिए, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्टमेंट करना सीखिए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, एंड बिलीव मी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। आपको जस्ट पूरे फोकस के साथ सही तरीके से एडजस्टमेंट करना है और उसके बाद सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट का ध्यान में रखते हुए इनकम एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में सही जगह पे सही आइटम को प्लेस करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन यूजिंग योर कैलकुलेटर। आपके कैलकुलेटर में आपका हाथ अच्छे से सेट होना चाहिए कि आपकी नजर क्वेश्चन में है और फिंगर्स कैलकुलेटर पे है, तो भी आप श्योर हैं कि आपने कोई भी गलत की प्रेस नहीं की है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं। और मैं हमेशा आपको यही चीज समझाती हूँ कि रिपीटेडली जो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीज खुद से सॉल्व करेंगे बिना आंसर देखे। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और बिना आंसर देखे
आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही आया है क्या, और अगर गलत हुआ है तो आपसे कहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्या ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या फिर क्लैरिकल मिस्टेक है कि जस्ट कुछ अमाउंट लिखने में इधर उधर हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट पता था, अकॉर्डिंगली अपने माइनस पॉइंट पे वर्क कीजिए। यही चीज आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाने में हेल्प करेगी और कुछ भी नहीं। देखिए इलस्ट्रेशन 4 के ऊपर जो थ्योरीज हैं उनको एक बार आप रीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये थ्योरीज आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगी, एंड देन अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अब 4 इलस्ट्रेशन और बच गए हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, दैट वी विल डू। आप खुद से घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आते तो पूछिए, एंड कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।